हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो जो सबसे पहले प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो क्या है? कम्यूटेटिविटी। तो देखो बच्चों, इन जनरल जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूट नहीं करता है। तो इसको लिखो इन जनरल, इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में देखेंगे। इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखो, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इफ़ ए बी इक्वल्स टू बी ए, अगर मान लो किसी केस में जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव है, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? देन मैट्रिसेस are said to commute मीन्स अगर किसी क्वेश्चन में हमें बता दिया जाए कि जो मैट्रिसेस हैं वो क्या है? कम्यूट, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि जो मैट्रिक्स है उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है? कम्यूटेटिव। अब एक वर्ड और आएगा, देखो, इफ़ ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए, तो क्या कहेंगे? देन मैट्रिसेस आर सेड टू एंटी कम्यूट। तो ये दो वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब बच्चों, इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखो ताकि आपको पता चले कि इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। और वैसे हमने आपको बता भी रखा है, देखो कैसे। इफ़ ए इक्वल्स टू 1 0 0 -1 एंड बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 0 1 1 0। अब यहाँ से अगर हम ए बी फाइंड आउट करें तो क्या आएगा बताओ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आएगा? 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1। एंड क्या आएगा यहाँ पर? 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1। तो यहाँ पर जो ए बी मैट्रिक्स आएगी सिंपली क्या आएगी? 0 1 और यहाँ पर -1 एंड 0। और इसी तरीके से अगर आप बी ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करोगे तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? जो बी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो ए मैट्रिक्स की, या फिर ऐसा लिख लो 0 1 1 0 और यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखो 1 0 0 -1। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 एंड यहाँ पर क्या आएगा? 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1। मल्टीप्लिकेशन पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में देख लिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 -1 और यहाँ पर 1 एंड 0। तो क्लियरली आप देख सकते हो, क्लियरली ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। और वैसे हमने पहले आपको एक पॉइंट बता रखा था, उससे भी देख सकते हो। ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 5 और जो मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर मान लो 5 क्रॉस 7। तो अगर ए बी मैट्रिक्स निकालोगे तो 2 क्रॉस 5 5 क्रॉस 7, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 2 क्रॉस 7 का। मीन्स मैट्रिक्स आएगी जिसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 7, और ये डिफाइंड भी होगा
और अगर बी ए फाइंड आउट करोगे तो बी ए क्या होगा, 5x7 2x5, तो ये तो डिफाइन ही नहीं होगा। जो बी ए मैट्रिक्स है वो तो डिफाइन ही नहीं होगी, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर तो ए बी ए के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ए बी तो कैलकुलेट कर पा रहे हो, बी ए तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसा केस भी हो सकता है। मीन्स इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। अब यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसको देखिए, ये वैसे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसको हम काफ़ी यूज़ भी करेंगे क्वेश्चंस में। जैसे फर्स्ट क्या है, मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स प्री मल्टीप्लाइड है, ठीक है, प्री मीन्स पहले, बी प्लस सी से। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन में जो ए मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, प्री। मीन्स इसको ए बी प्लस ए सी लिखेंगे। इसको ऐसा नहीं लिख सकते, बी ए प्लस सी ए, क्योंकि यहाँ पर ये पोस्ट मल्टीप्लाई हो रही है बाद में, और यहाँ पर क्या है, प्री, तो इसको पहले ही मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरीके से जो सेकंड केस है वो पोस्ट मल्टीप्लाई का है। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन मीन्स जैसे ए प्लस बी मैट्रिक्स और बाद में मल्टीप्लाई कर रखा है मैट्रिक्स सी, तो इस सी को हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स ऐसे पोस्ट ए सी प्लस बी सी, ठीक है। इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सी ए प्लस सी बी, क्योंकि आपको पता है ए सी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी ए, तो ये सही है। और इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अगर हमने प्री मल्टीप्लाई कर रखा है तो यहाँ पर भी क्या है, प्री, पहले ही मल्टीप्लाई है। यहाँ पर देखो पोस्ट मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर भी क्या है, पोस्ट। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये कब ट्रू होगा, जब इक्वलिटी के बोथ साइड, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड डिफाइंड होगी उसी टाइम पर। मीन्स मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, डिफाइंड। तो यहाँ पर लिख लो, व्हेन बोथ साइड्स ऑफ इक्वलिटी आर डिफाइंड। मीन्स सभी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन सभी क्या होने चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है। तो उस केस में जो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इस तरीके से फॉलो होता है। अब बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। तो इसमें देखो, ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी बचपन में पढ़ रखी है मल्टीप्लिकेशन एडिशन के लिए रियल नंबर्स में। तो यहाँ पर 3 मैट्रिसेस लेते हैं, ए बी सी, ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो ए बी सी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, मान लो पहले ए इंटू बी किया और फिर बाद में सी से मल्टीप्लाई किया, या आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले मैट्रिक्स बी और सी को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया। तो आंसर क्या आएगा आपका, सेम। लेकिन बात वही है कि जो LHS और RHS है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या होना चाहिए, डिफाइंड। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन लिख लो, वेन एवर बोथ साइड्स ऑफ इक्वलिटी आर डिफाइंड। तो बच्चों बोर्ड, नेवी, एयरफोर्स, NDA के लिए ये जो प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं ये काफ़ी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, या फिर ऐसा एग्जाम्पल नंबर 1 करके लिख लो। इसमें लिखो, इफ़
ए ऑफ थीटा, ऐसे कुछ मैट्रिक्स हमें गिवन है और क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। वेरीफाई दैट यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है ए ऑफ अल्फ़ा इंटू ए ऑफ बीटा इक्वल्स टू ए अल्फ़ा प्लस बीटा, hence show that in this case a alpha into a beta equals to a beta into a alpha। ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, दिखने में ही ऐसा लग रहा है कि जैसे काफ़ी कठिन क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। हमें दिया हुआ है ए ऑफ थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जब यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है उस टाइम पर यहाँ पर क्या है, थीटा। तो अगर थीटा की जगह हम अल्फ़ा रख दें तो सभी जगह थीटा की जगह क्या आएगा, अल्फ़ा। तो ए ऑफ अल्फ़ा क्या आएगा, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। और इसी तरीके से अगर ए ऑफ बीटा फाइंड आउट करोगे तो थीटा की जगह क्या रखोगे, बीटा, कोस बीटा माइनस साइन बीटा कोस बीटा। अब यहाँ पर अगर ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा फाइंड आउट करोगे, ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा, तो क्या आएगा, देखो, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। और इसको मल्टीप्लाई करो, कोस बीटा माइनस साइन बीटा एंड कोस बीटा। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो, मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, कोस अल्फ़ा कोस बीटा, और यहाँ पर क्या आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कोस बीटा, और यहाँ पर साइन अल्फ़ा कोस बीटा और प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, और इसी तरीके से माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और यहाँ पर प्लस कोस अल्फ़ा कोस बीटा। तो ये हमारा ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा आ गया। अब यहाँ पर देखिए, कुछ फॉर्मूलाज के बारे में आपको पता होगा, और अगर नहीं भी पता है तो एक काम करो, जो क्वेश्चन है इसी में ही यहाँ पर नोट पॉइंट करके लिख लो, क्योंकि 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना, उसमें इन डिटेल ये सब चीज़ें पढ़ चुके हो। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अगर यहाँ पर माइनस आता है तो यहाँ पर भी क्या आ जाता है, माइनस। तो ऐसे रेड से कर लो इसको, और इसी तरीके से कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस अल्फ़ा कोस बीटा, और यहाँ पर क्या आता है, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और अगर यहाँ पर माइनस आता है तो यहाँ पर क्या आता है, प्लस। ठीक है, तो आई होप ये जो फॉर्मूलाज हैं अब तो पता चल ही गए होंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो,
कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो सिंपली क्या होगा ये कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। और अगर सेकंड में से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, देखो साइन अल्फ़ा कोस बीटा और कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो सिंपली साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। और ये तो आपको दिख ही रहा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसको देखो कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये क्या है कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ध्यान से देखो जो ए ऑफ थीटा मैट्रिक्स है उसमें थीटा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया गया है। तो ये किसके इक्वल हो गया ए ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बच्चों सेकंड हमें प्रूव करना है कि ए ऑफ अल्फ़ा इंटू ए ऑफ बीटा इक्वल्स टू ए बीटा इंटू ए अल्फ़ा। तो वो डायरेक्ट आप यहीं से प्रूव कर सकते हो। देखो कैसे, मान लो अगर मैं इसमें जो ए ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा आया है ये जो मैट्रिक्स है इसमें अगर अल्फ़ा बीटा को इंटरचेंज कर दूं, मीन्स अल्फ़ा की जगह तो बीटा रख दूं, ये सेकंड प्रूफ है। ठीक है, देखो इसको समझने की कोशिश करना। जैसे अल्फ़ा की जगह तो मैं क्या रख रहा हूँ बीटा, इंटरचेंज कर रहे हैं इसको, मीन्स रिप्लेस कर रहे हैं। अल्फ़ा की जगह तो क्या रख रहे हैं बीटा, और बीटा की जगह क्या रख रहे हैं अल्फ़ा। तो क्या आएगा देखो ये ए ऑफ बीटा प्लस अल्फ़ा, सॉरी कोस ऑफ बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पर भी साइन बीटा प्लस अल्फ़ा, क्योंकि देखो अल्फ़ा की जगह बीटा रखा और बीटा की जगह अल्फ़ा, और यहाँ पर क्या आएगा कोस बीटा प्लस अल्फ़ा। तो अब मुझे ये बताओ कि जो ये कोस बीटा प्लस अल्फ़ा है वो तो कोस अल्फ़ा प्लस बीटा के ही तो बराबर होता है। तो ये अभी भी किसके इक्वल है ए ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और ये एक्चुअली में है क्या ए ऑफ बीटा प्लस अल्फ़ा। मीन्स सिंपली आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली ए ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और ए ऑफ बीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा है ये किसके इक्वल था ए ऑफ अल्फ़ा इंटू ए ऑफ बीटा। तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए ऑफ बीटा प्लस अल्फ़ा के। तो यहाँ पर जब ए ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा था तो यहाँ पर ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा लिख रहे हैं, और यहाँ पर जब ए ऑफ बीटा प्लस अल्फ़ा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए ऑफ बीटा इंटू ए ऑफ अल्फ़ा। तो ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल, हैंस प्रूव्ड। तो जो रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया है कि ए ऑफ अल्फ़ा इंटू ए ऑफ बीटा इक्वल्स टू ए ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, उसी रिजल्ट को हम देखते हुए ये प्रूफ कर सकते हैं कि ए ऑफ अल्फ़ा इंटू ए ऑफ बीटा किसके इक्वल होगा ए ऑफ बीटा इंटू ए ऑफ अल्फ़ा के। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर थोड़ी सी और डिटेल एनालिसिस करूं, अगर किसी को दिक्कत है तो ऐसा मान लो ए ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तो आपको पता ही है ना ए ऑफ अल्फ़ा इंटू ए ऑफ बीटा है, और इतना आपको पता है कि हम इसमें ऐसा कर सकते हैं, मान लो अल्फ़ा को रिप्लेस कर रहे हैं बीटा से और बीटा को रिप्लेस कर रहे हैं अल्फ़ा से, तो क्या लिखेंगे ए ऑफ बीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू ए बीटा इंटू ए अल्फ़ा। अगर मान लो ये इक्वल हो जाए किसी तरीके से तो ये तो इक्वल होंगे ही होंगे फिर तो। ठीक है, तो ये तो हमने चेक कर ही लिया ना ये इक्वल है, ये तो हमने चेक कर ही लिया, ऊपर एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं ये भी क्या होंगे आपस में इक्वल। तो आई होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को दिक्कत है तो आप एक काम करो ए ऑफ बीटा निकालो इंटू ए ऑफ अल्फ़ा निकाल लो, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से भी हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा तो माइंड पे प्रेशर पड़ना चाहिए ना कि इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोच सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें लिखो इफ़ आपको ए मैट्रिक्स गिवन है ए इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या गिवन है 1 2 3 3 -2
1 एंड 4 2 1, ये आपको मैट्रिक्स ए गिवन है। देन शो दैट ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इक्वल्स टू 0। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, LHS को सोल्व करना है, अपने आप ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले ए क्यूब कैलकुलेट करते हैं। तो ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर इंटू ए, ये कैसे भी लिख लो सेम ही आता है, या फिर ऐसा लिख लो ए इंटू ए। तो देखो हमें ए गिवन है, तो पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, और यहाँ पर भी सेम मैट्रिक्स आएगा 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 4 12, यहाँ पर 1 इंटू 2, और यहाँ पर 2 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 4, और यहाँ पर 3 इंटू 2 6, और यहाँ पर क्या आएगा 3 प्लस 2 प्लस 3, मल्टीप्लाई करना सिखा रखा है, और यहाँ पर 3 माइनस 6 प्लस 4, यहाँ पर 6 प्लस 4 और प्लस 2, फिर क्या आएगा 9 माइनस 2 प्लस 1, और इसी तरीके से 4 प्लस 6 प्लस 4 4 टू ज़ा 8 माइनस 4 प्लस 2, यहाँ पर 12 प्लस 2 प्लस 1। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर सिंपली 19, और यहाँ पर क्या आएगा 4 3 3 6 प्लस 2 8, यहाँ पर 4 3 7, तो यहाँ पर 1 बचेगा, और 6 4 10 2 12, और यहाँ पर 8, इसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा 14, और यहाँ पर 6, और यहाँ पर 15। तो जो ए स्क्वायर है ये मैट्रिक्स क्या आ गई 19 4 8 1 12 8 14 6 15। तो अब यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए क्यूब। तो ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स थी हमारे पास 1 2 3 3 माइनस 2 1 एंड 4 2 1, और ए स्क्वायर क्या हमारे पास 19 4 8 1, और यहाँ पर 12 8 14 6 15। तो इसको सोल्व करो, यहाँ से क्या आंसर आएगा, देखो 19 प्लस 2 प्लस 42, और यहाँ पर 4 प्लस 12, यहाँ पर क्या आएगा 24, यहाँ पर क्या आएगा 4 और 12 इंटू 2 24 प्लस 18, और इसी तरीके से 8 प्लस 16 प्लस 45, और यहाँ पर 57, और यहाँ पर माइनस 2 प्लस 14, और यहाँ पर 12 माइनस 24, और क्या आएगा प्लस 6, और मल्टीप्लाई करो इसको 24 माइनस 16 प्लस 15, और यहाँ पर 76 प्लस 2 प्लस 14 एंड 16 प्लस 24 प्लस 6 और 32 प्लस 16 प्लस 15। तो इसको सोल्व करो कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर देखो 2 2 4
और 9 3 और 4 1 5 एंड 6 63 और यहाँ पर 8 और 4 12 तो यहाँ पर 6 एंड 2 3 4 कितना आएगा 46। इसी तरीके से 6 5 11 एंड 8 19 4 5 6 69 और यहाँ पर 57 प्लस 12 तो कितना होगा ये 69 और यहाँ पर 12 6 18 तो -6 और यहाँ पर 24 -1 23 और 14 प्लस 2 16 और प्लस 76 तो कितना होगा 92 और 16 और ये कितना हो गया 24 प्लस 6 तो 16 प्लस 24 40 प्लस 6 46 और इनको ऐड करो तो कितना आएगा 32 प्लस 31 63। तो ये हमारे पास क्या आ गया ए क्यूब। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखोगे तो हमें जो प्रूफ करना है ये हमें प्रूफ करना है LHS क्या गिवन है ए क्यूब -23a माइनस 40i ये किसके इक्वल आना चाहिए ज़ीरो मैट्रिक्स के। तो इसको सोल्व करते हैं। तो ए क्यूब की यहाँ पर जो वैल्यू है ये सब्स्टिट्यूट करो कितना है 63 46 69 69 -6 23 92 46 एंड 63 -23 इंटू मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए क्या थी हमारे पास 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 -40 और जो आई मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या लेंगे 3 क्रॉस 3 तो क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पर इसको सोल्व करो देखो 63 और यहाँ से क्या आएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -23 और क्या आएगा -40 यहाँ से और इसी तरीके से क्या आएगा 46 -46 और यहाँ पर क्या होगा -0। इसी तरीके से 69 -69 -0 और यहाँ पर क्या लिखोगे 69 -69 और -0 और यहाँ पर -6 प्लस 46 प्लस कितना होगा यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या होगा -46 यहाँ पर आएगा आपका -46 यहाँ पर कितना आएगा -40 46 नहीं -40। तो एक काम करो यहाँ पर लिखो -40 और क्या बच गया देखो यहाँ पर 23 -23 -0 92 -92 -0 46 -46 -0 63 -23 -40। तो सिंपली आपको दिख रहा है ये ज़ीरो मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। तो ये क्या है जीरो मैट्रिक्स एंड प्रूव्ड ये हमें प्रूव करना था। तो आई होप अगर ये क्वेश्चन आप कर सकते हो तो इससे क्या जो आपकी कैलकुलेशन की जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी बढ़ जाएगी ठीक है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यही तो है अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर गलत आने की पॉसिबिलिटी क्यों है क्योंकि आपकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी हो सकता है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमें नहीं आता है। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप डेफिनेटली करो। जो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे ना उनको थोड़ा प्रैक्टिस में लेके आओ तो उसके बाद इस क्वेश्चन में गलतियाँ होने के जो चांसेस हैं वो बचेंगे ही नहीं ठीक है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं थोड़ी सी प्रैक्टिस करो बस। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक लिखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स।
ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एक काम करो, इसकी छोटी सी डेफिनेशन है वो लिख लो, उसके बाद इसको समझते हैं ये क्या है। मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and columns। देखो बच्चों, कुछ भी नहीं है। मान लो एक मैट्रिक्स आपको गिवन है A 1 2 0 1 5 3। तो अगर इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो इसके ट्रांसपोज को A डैश या फिर A और ट्रांसपोज के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं T, A T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हो, देखो जो ये रो है ना फर्स्ट, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो। तो क्या लिखोगे 1 2 0। और जो यहाँ पर सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बना दो 1 5 3। बस ये आपकी ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स होगी। तो देखो यहाँ पर हमने किया क्या है, ध्यान से देखो। जो फर्स्ट रो है इसको हमने फर्स्ट कॉलम से इंटरचेंज किया है। देखो जो फर्स्ट रो थी उसकी जगह हमने क्या लिखा, फर्स्ट कॉलम। और यहाँ पर ध्यान से देखो, जो फर्स्ट कॉलम था उसकी जगह हमने क्या लिखी, फर्स्ट रो। तो कुल मिला के हमने जो रो और जो कॉलम्स हैं इनको क्या किया है, इंटरचेंज। याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो रो है उनको कॉलम बना दो, या फिर ऐसा याद रखो जो कॉलम है उनको रो बना दो। तो देखो जो कॉलम 1 1 था उसको रो 1 बना दी, जो कॉलम 2 5 था उसको रो 2 बना दी, जो कॉलम 3 था उसको रो 3 बना दी। या फिर ऐसा याद रखो, जो रो 1 थी उसको कॉलम 1 बना दिया, जो रो 2 थी उसको कॉलम 2 बना दिया। ठीक है, किसी भी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो जैसे एक और एग्जांपल देख लो, अगर किसी को डाउट आ रहा है तो। जैसे मान लो हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 -1 -5 0 1 0 7। तो अगर इसकी जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे याद रख लो। जो रोज है उनको कॉलम बना दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। बस ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अब तो कोई डाउट नहीं है ना। तो एक काम करो, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख लो। जो ट्रांसपोज हमने सीखा है मैट्रिक्स का, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करने में यूज़ करेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी है ये क्या है, देखो अगर किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया और उसको दोबारा से ट्रांसपोज लें तो ऑब्वियस सी बात है सेम मैट्रिक्स आएगी। और सेकंड जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, के इंटू कोई मैट्रिक्स है, के क्या है, कोई कांस्टेंट है। इसका अगर ट्रांसपोज लोगे तो इसको क्या लिखोगे, के इंटू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। अभी इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में समझेंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मान लो a प्लस बी प्लस सी, कोई 3 मैट्रिक्स लिखी हैं, इसका ट्रांसपोज लेना है तो सभी का ट्रांसपोज लेके ऐड कर दो। और ये इन जनरल लिख सकते हो उसको, a प्लस बी प्लस सी प्लस चाहे कितनी भी मैट्रिक्स हों उसको लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी, सभी का ट्रांसपोज लेके ऐड कर दो। ठीक है, और 2 मैट्रिक्स हों तो उसके लिए क्या याद रखोगे, a प्लस बी का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। 2 मैट्रिक्स के लिए सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी में जनरली ये यूज़ करेंगे। बाकी जनरली ऐसा होता है, चाहे कितनी भी मैट्रिक्स हों सभी का ट्रांसपोज लो, उनको ऐड कर दो। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन से। जैसे 2 मैट्रिक्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन, इसका ट्रांसपोज लेना है तो पीछे वाली मैट्रिक्स लिखो सबसे पहले, उसका ट्रांसपोज लो, फिर उससे पहले वाली मैट्रिक्स को लिखो, उसका ट्रांसपोज लो, फिर मल्टीप्लाई करो।
जैसे मान लो 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी, तो पीछे से चलो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और ये ऐसा नहीं है कि 3 मैट्रिक्स के लिए, ये चाहे कितनी भी मैट्रिक्स हो उनके लिए हम लिख सकते हैं। इसको लिख देते हैं जनरली। जैसे यहाँ पर पहले मैट्रिक्स आएंगी और मल्टीप्लिकेशन होगा उनका, और वो मैट्रिक्स कैसी होंगी, ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। लास्ट में क्या आएगा, सी डैश, फिर बी डैश, ए डैश, और यहाँ पर मान लो क्या है, डी, डी डैश, इस तरीके से। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि ये तो जनरल है, ठीक है ना, 2 मैट्रिक्स के लिए ही नहीं होता ये, चाहे कितनी भी मैट्रिक्स हो उसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल 2 मैट्रिक्स का हम इन जनरल यूज़ करेंगे, तो इसको याद रखो। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 1 इसी से रिलेटेड देखते हैं। देखो यहाँ पर इफ़ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, 3 √3 2 4 2 0, एंड यहाँ पर मैट्रिक्स बी आपको गिवन है 2 -1 2 1 2 4। वेरीफाई दैट यहाँ पर जो फर्स्ट वेरिफिकेशन करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। सेकंड, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एंड थर्ड इक्वल्स टू के बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू के बी ट्रांसपोज, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। तो देखिए इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसको देखिए, पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो पहली रो को पहला कॉलम बना दो, 3 √3 2 4 2 0, और इसका ट्रांसपोज लेना है। तो पहली रो को पहला कॉलम बनाओ और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाओ, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाओ। ये वापस ए आ तो गया, बस यही प्रूव करना है। और यहाँ पर जो सेकंड प्रूफ है ये क्या है, ए प्लस बी पहले फाइंड आउट करो, उसका ट्रांसपोज लो। तो ठीक है, पहले ए प्लस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए प्लस बी क्या आएगा, देखो यहाँ पर 3 + 2 5, और ये क्या आएगा √3 - 1, और 2 + 2 4 4 + 1 5 2 + 2 4 0 + 4 4। और यहाँ से अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, 5 √3 - 1 4, और यहाँ पर 5 4 4। और यहाँ पर अगर ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे, पहले फाइंड आउट कर रखा है, तो क्या है 3 4 √3 2 2 0। और बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करो तो क्या आएगा 2 - 1 2 1 2 4। तो यहाँ से अगर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा 5 5 √3 - 1 4 4 4। ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी के ट्रांसपोज के, हेंस प्रूव्ड। और जो थर्ड पार्ट है इसका, ये देखो थर्ड पार्ट क्या है, के इंटू बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करो पहले। तो पहले एक काम करते हैं, के इंटू बी फाइंड आउट करते हैं। तो के इंटू बी क्या आएगा बताओ, 2k - k 2k k 2k
एंड 4k, और इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करो तो क्या आएगा, देखो 2k माइनस k 2k, और यहाँ पर k 2k 4k। एक काम करो, इसमें से k कॉमन ले लो तो क्या आएगा 2 1 माइनस 1 2, और यहाँ पर 2 4। ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, बी ट्रांसपोज। बस हैंड्स प्रूव्ड। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, एग्जांपल नंबर 2। तो इसमें आपको क्या गिवन है, इफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू -2 4 5, और मैट्रिक्स B आपको गिवन है 1 3 -6, वेरीफाई दैट AB का ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो सोल्यूशन की बात करते हैं। तो पहले हमें फाइंड आउट करना है AB, तभी तो इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो AB क्या आएगा बताओ, -2 4 5, और B क्या आपका 1 3 -6। तो क्या आएगा बताओ, -2 -6 12 4 12 और -24, और यहाँ पर क्या आएगा 5 15 एंड -30। तो अब यहाँ पर ए बी का ट्रांसपोज हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो पहले हम ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। ए ट्रांसपोज क्या आएगा, देखो जो भी रोज़ हैं उनको कॉलम बना दो, या फिर जो भी कॉलम्स हैं उनको रो बना दो। तो क्या आएगा, -2 4 5, एक कॉलम है उसको रो बना दिया, या फिर ऐसा कर लो ये पहली रो है -2, इसको पहला कॉलम बना दिया, 4 जो है वो सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दिया, और जो 5 है वो थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बना दिया। एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पर अगर बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर ए की रो है, इसको कॉलम बना दो, 1 3 -6 1 3 -6। तो फाइंड आउट करो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, 1 3 -6, और यहाँ पर -2 4 5। तो क्या आएगा, देखो -2 4 5, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, -6 12 15, अब -6 से मल्टीप्लाई करो 12 -24 एंड -30। तो ये किसके इक्वल है, ए बी के ट्रांसपोज के। हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है ना। आई होप ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। तो अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट करके लिखो यहाँ पर, अगर मान लो किसी मैट्रिक्स A का हमने ट्रांसपोज लिया और वापस वो सेम मैट्रिक्स अगर आ गई तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर मान लो किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया, अगर वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ गया तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये नेम है मैट्रिक्स के, तो इसको याद रखो, ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक नोट पॉइंट करके इसमें लिखो, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
आर 0। अब देखो ऐसा क्यों होता है, एक एग्जाम्पल ले लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और यहाँ पर अगर हमने इसका ट्रांसपोज लिया और माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आ गया, मीन्स देखो ऐसे समझ लो इसको, ये मैट्रिक्स है हमारी ए, ठीक है, इसको मान लेते हैं हमारी मैट्रिक्स क्या है ए, और इसका ट्रांसपोज लिया, मान लो ट्रांसपोज क्या आएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर मान लो ये माइनस ऑफ ए के बराबर है तो क्या होगा, ये किसके इक्वल होगी, -A11, -A12, -A13, -A21, -A22, -A23, -A31, -A32, -A33। अगर ये दोनों मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया ना, ए ट्रांसपोज को हमने किसके इक्वल दिखाया, माइनस ऑफ ए के, इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें हम प्रूफ करेंगे कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, ज़ीरो। देखो अब अगर इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से A11 किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ A11 के, A11 किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ A11। दिस इम्प्लाइज 2A11 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से A11 क्या आ गया, 0। इसी तरीके से A22 एंड A33 क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। तो ये जो पॉइंट है इसको आपको याद रखना है। अब इसमें थर्ड पॉइंट लिखो यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड as the sum of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। तो यहाँ पर बच्चों मान लो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1/2 a प्लस ए डैश एंड प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो a/2 प्लस a/2 कितना होगा, a, और a'/2 माइनस a'/2 कैंसिल आउट होगा। तो मैट्रिक्स ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखो जो हमने स्टेटमेंट लिखा है उसको हम किस तरीके से वेरीफाई करें। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखो, जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, ठीक है, और जो इसका ट्रांसपोज है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, n क्रॉस m, क्योंकि यहाँ पर रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें a प्लस ए डैश फाइंड आउट करना है, यहाँ से देखो तो इसके लिए a एंड a डैश दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। इसका मतलब m क्रॉस n और n क्रॉस m क्या होना चाहिए, सेम। इसका मतलब m की वैल्यू तो n के इक्वल होनी चाहिए और n की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, m के। इसका मतलब यहाँ पर m और n दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। दैट मीन्स जो मैट्रिक्स A है वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अदरवाइज बच्चों यहाँ पर सम एंड डिफरेंस
ए प्लस ए डैश एंड ए माइनस ए डैश डिफाइन ही नहीं होगा। ये डिफाइन किस टाइम पर होगा, जब मैट्रिक्स ए क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसलिए हमने क्या लिखा है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये कॉन्सेप्ट इतना तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो कुछ लिखा हुआ है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर एक काम करो, हमारे पास एक पार्ट तो है 1/2 ए प्लस ए डैश, ये पार्ट सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हम चेक करते हैं। तो मान लो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को हमने बोल दिया बी। अगर मान लो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये क्या होगी, सिमेट्रिक। तो एक काम करो, बी ट्रांसपोज निकाल के देख लो। तो बी ट्रांसपोज क्या आएगा, देखो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो क्या आएगा, देखो 1/2 और ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए, और एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश। ये किसके इक्वल आ गया, बी के। इसका मतलब जो ये पार्ट है ना 1/2 ए प्लस ए डैश, ये कैसा पार्ट है, सिमेट्रिक। और इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो जो सेकंड पार्ट है ना 1/2 ए माइनस ए डैश, इसको मान लो सी। तो यहाँ से अगर सी ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। यहाँ पर देखा जाए तो 1/2 है, इसको भी इसमें इंक्लूड कर लो। तो ऐसा करो, ये जो ब्रैकेट है इसको यहाँ पर लगाओ और इसका ट्रांसपोज लो। तो क्या आएगा, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये क्या आएगा, 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए। इसको क्या लिख सकते हो, एक काम करो माइनस इसमें कॉमन ले लो, -1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज माइनस सी। इसका मतलब जो ये पार्ट है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये कैसा पार्ट है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया कि ये जो पार्ट है ये वाला, ये पार्ट तो है आपका सिमेट्रिक, और यहाँ पर जो ये पार्ट है ये पार्ट कैसा है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो प्रोसीजर बताया ना ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम कुछ आगे सोल्व भी करेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है और अगर पूछा जाए कि ये सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका जो प्रोसीजर है वो यही है कि आप उस मैट्रिक्स को कोई भी अनदर मैट्रिक्स, जैसे हमने यहाँ पर बी एज्यूम कर लिया, तो बी ट्रांसपोज अगर बी के बराबर आ गया इसका मतलब सिमेट्रिक, अगर माइनस बी के बराबर आ गया उसका ट्रांसपोज, तो वो किसके इक्वल होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो, ठीक है। अब एक काम करो, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल करके लिख लो, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू 2 -2 -4 -1 3 4 and 1 -2 -3 as the sum of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखिए जो ये मैट्रिक्स बी है इसको हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, बी इक्वल्स टू 1/2 बी प्लस
बी ट्रांसपोज प्लस 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज, ये तो होगा आपका सिमेट्रिक पार्ट और ये आपका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है, तो एक काम करो, पहले जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसको फाइंड आउट कर लो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यहाँ पर एक काम करो, जो ये स्पेलिंग है ना, यहाँ पर सिमेट्रिक करो, सिमेट्रिक। तो यहाँ पर अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, 1/2 बी प्लस बी डैश। तो बी क्या होगा, देखो यहाँ पर 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 प्लस बी ट्रांसपोज क्या होगा, देखो यहाँ पर जो पहली रो है इसको आप फर्स्ट कॉलम बना दो, 2 - 2 -4 -1 3 4 एंड 1 -2 -3। तो इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करो सभी एलिमेंट्स को। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो 2 + 2 4 4/2 2 -2 -1 -3, तो -3/2 और -4 + 1 -3 -3/2 -1 -2 -3 मीन्स -3/2 3 3 6, तो कितना आएगा 3 4 - 2 कितना होगा 2 और 2/2 1 1 - 4 -3 मीन्स -3/2 -2 + 4 2 2/2 1 एंड -3 -3 -6, तो कितना आएगा -3। तो ये आपका आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसी तरीके से अब फाइंड आउट करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये किसके इक्वल होता है, 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज के। तो क्या आएगा 1/2 बी क्या है 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 और बी ट्रांसपोज क्या है 2 - 2 -4 -1 3 4 एंड 1 -2 एंड -3। तो इनको सब्ट्रैक्ट करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 से डिवाइड करो, तो क्या आएगा, देखो 2 - 2 0 0/2 0 -2 -1 -1 मीन्स -1/2 -4 -1 -5 -5/2 -1 + 2 1 मीन्स 1/2 3 - 3 0 0/2 0 एंड 4 + 2 6 6/2 3 एंड 1 + 4 5 5/2 एंड -2 -4 -6 -6/2 -3 -3 + 3 0 0/2 0। तो ये आ गई आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स बी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3। ये तो आपका पार्ट है कौन सा 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज वाला एंड प्लस ये क्या आ गया 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 एंड 0। ये आपका कौन सा पार्ट है 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये तो हमने सीखा ही है ना। तो ये पार्ट तो हो गया आपका सिमेट्रिक एंड सेकंड पार्ट क्या हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैट्रिक्स बी को हमने सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सम के फॉर्म में लिख दिया है। तो यही हमें करना था। तो ये आपका आंसर हो गया बस। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था।
तो बच्चों देखो, ये जो लेक्चर है, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो इसके लिए क्या करना है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है इफ़ेक्टिव तैयारी के नाम से, इफ़ेक्टिव तैयारी TYARI। तो इस चैनल पर जाओ और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। और अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी हमसे चाहिए तो हमारा जो फेसबुक चैनल है इफ़ेक्टिव तैयारी के नाम से, फेसबुक ग्रुप है, उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर सबमिट करें। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि किस तरीके से हम वीडियो की क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।